चुनावी सीजन, ईडी का एक्शन। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात राजस्थान की होगी। राजस्थान में चुनावी सीजन के बीच ईडी के एक्शन की होगी। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस के आरोपों की होगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजा है और पूछताछ के लिए कल बुलाया है। वैभव से पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग केस में होगी। साथ ही भर्ती घोटाले में ईडी ने राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापा मारा है। छापे और समन के बाद कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां बीजेपी और केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों को सियासी हथियार बनाने का आरोप लगा रही है। तो बीजेपी कह रही है जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कौन कौन से विपक्ष के नेता हैं जिन पर ईडी की फांस लटकी हुई है। चेहरे के साथ तस्वीर आपके सामने है। पहली, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, सबसे ताजा नाम। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ईडी की जांच चल रही है। अब बिहार की बात करते हैं। डेप्यूटी सीएम और लालू के बेटे तेजस्वी यादव, जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। लालू यादव के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। महाराष्ट्र आइए, उद्धव के करीबी संजय राउत के खिलाफ जांच चल रही है। शरद पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी जांच के घेरे में। आम आदमी पार्टी पर आइए, दिल्ली, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन सब के खिलाफ जांच चल रही है ईडी की। अब आपको दिखाते हैं कि यूपीए सरकार के दौरान ईडी के कितने छापे पड़े और एनडीए सरकार के दौरान कितने छापे पड़े। ये देखिए, आंकड़ा आपके सामने है। जमीन आसमान का फर्क है। 2004 से 2014 तक, जब 10 साल यूपीए सरकार के रहे, 112 छापे पड़े। 2014 से लेकर 2022 तक, लगभग 9 साल पूरे होने को है, 3000 से ज्यादा, 3010 छापे पड़ चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि 2014 से अब तक किस पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी की कितनी कार्रवाई हुई। बीजेपी और सहयोगी दल के 6, बीजेपी और जो साथी हैं उनके 6 के खिलाफ कार्रवाई हुई। कांग्रेस के 24 नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई। टीएमसी के 19, एनसीपी के 18, डीएमके के 6, बीजेडी के 6, बीएसपी के 5, एसपी के 5, टीडीपी के 5, आम आदमी पार्टी के 4, जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। अब आपको बताते हैं यूपीए सरकार के दौरान किस पार्टी के कितने नेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की। 2004 से 2014 तक ईडी ने कांग्रेस के 5, बीजेपी के 3 नेताओं पर कार्रवाई की। वहीं टीएमसी के 7, बीएसपी के 2, बीजेडी के 1, डीएमके के 4 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ईडी कार्रवाई का क्या वाकई कोई सियासी रिश्ता है। पहले ये रिपोर्ट। राजस्थान में छापेमारी और समन। जनता हमारे साथ में है। ईडी का दुरुपयोग करो, सीबीआई का करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुनावी मौसम में सियासी टेंशन। पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से समन भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। जांच एजेंसी पर जबरदस्त सवाल। जहाँ जहाँ चुनाव होता है, जिस राज्य में, वहाँ पे केंद्र की भाजपा सरकार ईडी को साथ साथ ही भेजती है चुनाव। बीजेपी कांग्रेस में सियासी बवाल। इनको डर सता रहा है कि इनका भ्रष्टाचारी चेहरा जनता के सामने आ रहा है। फिर इन बातों को लेकर ईडी वापस आया है। पार्टियां राजस्थान में चुनावी हलचल के बीच कांग्रेस खेमे में जबरदस्त नाराजगी है। ईडी के डबल एक्शन की वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी ने राज्य में पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के घर पर छापेमारी की, तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को पूछताछ के लिए बुला लिया। बेटे को समन मिला तो अशोक गहलोत आग बबूला हो गए। कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कोई घबराने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ही ईडी का दुरुपयोग करे। हमारे यहाँ जो टीडी दल आता है, उस टीडी जो पाकिस्तान का आता है टीडी दल, वो फसलों चट कर जाता है। ईडी इनकी फसलों को चट कर जाएगी।
ईडी जो है ना बीजेपी की ऐसी हालत खराब करेगी, गांव-गांव बात फैल जाएगी कि टीडी दल की तरह ईडी का उपयोग कर रहे हैं। आप समझ जाएगा। राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो के सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल बीएल सोनी साहब ने खुद वीडियो करके ये कहा और इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार बड़ी मछलियों पर हाथ डालने नहीं देती थी, हम पर दबाव डाल करके रोकती थी। अब जब इस प्रकरण से जुड़ी हुई बड़ी मछलियों पर ईडी ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया है, तब निश्चित ही सरकार में बैठे हुए लोगों को अपनी धरातल हिलता हुआ प्रतीत होता है, अपनी धरती धूसती भी प्रतीत होती है, अपनी कुर्सी खिसकती हुई प्रतीत होती है और इसके चलते हुए वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की फौरी प्रतिक्रियाएं करते हैं। मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने 27 अक्टूबर को जयपुर में पेश होने को कहा है। वैभव गहलोत को फेमा के तहत समन भेजा गया है। दरअसल अगस्त-सितंबर में ईडी ने ट्राइटन होटल एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की थी। कंपनी के प्रमोटर शिवकांत शर्मा और रतनकांत शर्मा बताए जाते हैं। रतनकांत शर्मा को वैभव गहलोत का बेहद करीबी और बिजनेस पार्टनर भी माना जाता है। जांच के दौरान ईडी को मॉरिशस की शिवनार होल्डिंग लिमिटेड की एफडीआई का पता चला। एफडीआई को फेमा नियमों का उल्लंघन करते हुए संशोधित किया गया था। छापे के दौरान ईडी को लगभग 1.25 करोड़ की नकदी और डिजिटल सबूत और कई दस्तावेज भी मिले थे। जब्त दस्तावेजों से ट्राइटन ग्रुप के खाते में बड़े पैमाने पर लेन देन का भी पता चला था। जांच एजेंसी को शक है कि हवाला से मिले पैसों का होटल में निवेश किया गया। चुनाव के समय इनको सब याद आता है, ईडी सीबीआई। हम तो शुरू से कहते आए हैं जहाँ जहाँ चुनाव होता है जिस राज्य में वहाँ पे केंद्र की भाजपा सरकार ईडी को साथ साथ ही भेजती है चुनाव की तारीखों के साथ। इनको डर सता रहा है कि इनका असली चेहरा जनता के सामने आ रहा है। इनको डर सता रहा है कि इनका भ्रष्टाचारी चेहरा जनता के सामने आ रहा है। इन्होंने 5 साल में जितने काले कारनामे किए हैं राजस्थान के इतिहास में, इन 5 सालों जैसा इतिहास कभी जनता ने नहीं देखा। राजस्थान विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, उससे पहले नया राजनीतिक मोर्चा खुल गया है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का समन मिलने पर नई राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है, नहीं तो 17 बार पेपर कैसे लीक होता है। और यह जो कार्रवाई हो रही है अपने जो भी इनपुट होगा उसके आधार पे सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं अपना कार्रवाई कर रही हैं। सभी को स्वागत करना चाहिए कि अगर निर्दोष है तो नहीं फंसेंगे, अगर गलत है तो जरूर फंसेंगे। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर सियासी शोर दूसरे चुनावी राज्य मध्य प्रदेश तक में सुनाई दे रहा है। ये अब जो करना चाहें ये करें। मध्य प्रदेश के मतदाता और राजस्थान के मतदाता सब समझ रहे हैं। आपके व्यक्ति पकड़ा जाता है आपके ऑफिस में, मीन्स राज्य सरकार के ऑफिस में गोल्ड के साथ पकड़ा जाता है, पैसा के साथ पकड़ा जाता है क्या भारत, और उसके बाद जो इतने बड़ी मात्रा में रकम मिलते हैं, कैश मिलते हैं, वो कैश मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आता है नहीं आता है, देश में कानून है या नहीं है। ईडी की कार्रवाई को कांग्रेस चुनाव से पहले सियासी साजिश बता रही है। इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां भी सरकार पर हमले कर रही है। Because your intention is only to nullify the opposition and to nullify all the political parties. किसी को सिंबल तोड़ लिया, उद्धव को तो सिंबल ही ले लिया, गवर्नमेंट तोड़ दिया। अब तो लोगों को हैरानी भी नहीं होती, अब तो लोग पहले ही कह देते हैं कि अब राजस्थान के अंदर चुनाव हैं तो अब ईडी जो है वहां पे विरोधी पार्टियों के यहाँ जाएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी हताश है। राजस्थान के चुनावी समर में ईडी की एंट्री से हाहाकार मचा है। ईडी का एक्शन झेल रही कांग्रेस के पास ढेरों सवाल है। जैसे पेपर लीक बीजेपी शासित गुजरात में भी हुआ तो वहां ईडी क्यों नहीं पहुंची?
वहीं वैभव गहलोत के मामले में कांग्रेस ये पूछ रही कि मामला 12 साल पुराना है तो एक्शन चुनाव से पहले क्यों। जयपुर से जय किशन शर्मा और शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आनंद दुबे प्रवक्ता है शिवसेना के। धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मामला एक तरफा हो गया था फ्रेमिंग में शहजाद पूनावाला जी, और विपक्ष कह रहा है कि आप लोग कार्रवाई एजेंसियों की एक तरफा करते हैं। सरकार की प्राथमिकता गैर भाजपाई भ्रष्टाचार है सिर्फ। जवाब दीजिए। अंजना जी, क्योंकि मैं खुद स्वयं जयपुर में हूं, जयपुर से लेकर राजस्थान के हर हिस्से में यहां पर कहा जा रहा है कि गहलोत जी की सरकार ये लूट फूट और झूठ की सरकार है, और लूट इस प्रकार का मचाया है कि भारतीय जनता पार्टी या एजेंसीज को छोड़िए, ये है भरत सिंह इनके विधायक, प्रमोद जैन भाया सबसे बड़े खनन माफिया है, खनन मंत्री के बारे में कहते हैं। विधायक जो सचिन पायलट के करीबी है इंद्राज गुजर, यहां पर पेपर लीक वाले खुले घूम रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़े अधिकारी गहलोत जी के करीबी आईपीएस ऑफिसर बीएल सोनी कहते हैं कि यहां पर जो पेपर लीक करने वाले बड़े मछली हैं उनको छोड़ा जा रहा है। जोहारीलाल मीणा इन्हीं के विधायक कहते हैं कि जो मंत्री बनाए गए हैं टीकाराम जूली, वो तो ऐसे हैं कि चोर को तिजोरी की रखवाली दे दी। उसके बाद राम नारायण मीणा कहते हैं मंत्रियों के बारे में, कुछ मंत्री तो सर से लेकर पैर तक भ्रष्ट है। गोविंद डोटासरा वो व्यक्ति है जिनके सामने टीचर्स ने स्वयं कहा था कि यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार हो रहा है, गहलोत जी के सामने कहा था। उनके स्वयं के परिवार के कई सदस्य आरएएस में उनको जगह मिल गई है, और वो भी ऐसे कि सभी को इंटरव्यू में समान अंक मिले, और जिन्होंने रिटर्न एग्जाम दी थी उनसे ज्यादा अंक उनके परिवारजनों को मिल गए। ये तो इस प्रकार का स्कैम है। गोपाल केसावत जो राहुल गांधी के करीबी है, वो पेपर लीक में पकड़े गए किसके द्वारा? एसओजी के द्वारा, जो राजस्थान की पुलिस उसको संचालित करती है। जिस प्रकार से यहां पर पेपर लीक में हुडला जिनके घर पर आज रेड हो रही है, उनके भ्राताश्री, उनके छोटे भाई जिस प्रकार से पकड़े गए डमी कैंडिडेट के साथ, वो राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा है। तो ये सारी कार्रवाइयां अगर विद्वेषपूर्ण हैं तो बताइए, सचिन पायलट ने तो जयपुर से लेकर अजमेर तक यात्रा निकाली थी कि पेपर लीक में 17 पेपर लीक हुए हैं, 70 लाख युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाला गया है, इस पर न्याय होना चाहिए। आज जब न्याय हो रहा है तो उसके साथ क्यों नहीं खड़े हैं यहां पर? और केवल पेपर लीक का मामला नहीं है, जल जीवन में घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला, यहां पर जिस प्रकार से रेड डायरी ऑफ करप्शन सामने आ चुकी है, इसमें भी वैभव गहलोत जी का नाम था। वैभव गहलोत जी के विषय में जो आपने अभी होटल के बारे में बताया कि किस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से 100 करोड़ रुपए आए, उसमें भी घोटाला। अगर इसमें कोई सबूत नहीं था तो कोर्ट से डिसमिस करवा देते पूरे केस को। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो घोटाले हुए हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, इसके बारे में तो स्वयं यहाँ के विधायक और यहाँ के लोग बोलते हैं। और यहां पर तो सोने की ईंटें कभी जवाहर भवन से मिल जाती है, कभी चांदी मिल जाता है सड़कों पर, कभी गणपति ऑफिस से, लॉकर से वहां पर पैसे मिल जाते हैं, कभी मंत्री के घर से नोट की पर्चियां मिल जाती है। तो 4.5 साल में जो भ्रष्टाचार और लूट मचाई है उसके प्रमाण भी सभी जगह मिल रहे हैं। मेरा केवल इतना कहना है, अगर एजेंसीज के बारे में इनके कोई भी तर्क में दम होता तो 14 पार्टियां एजेंसीज के खिलाफ गई थी सुप्रीम कोर्ट, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको रफा दफा कर दिया। और यही एजेंसी जब आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई करती है तो सुरेंद्र राजपूत उसको सही कहते हैं। यही एजेंसी जब छत्तीसगढ़ के भूपेश बाघेल पर कार्रवाई करती है तो आम आदमी पार्टी उसको सही कहती है। तो अपने ऊपर कार्रवाई हो तो गुनहगार, दूसरों पर हो तो चमत्कार, और कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। वो आपके नेताओं की पूरी लिस्ट उन्होंने कोट कर दी है, मैं उतना ही वक्त आपको भी दूंगी। पूरी लिस्ट कोट कर दी है, और यह भी सच है कि सचिन पायलट ही इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पेपर लीक हो रहा है, आपको पता है राजस्थान में कितनी बार, 1-2 बार नहीं हुआ है पेपर लीक। अब ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव है इसलिए एजेंसी आंख बंद कर ले। अंजना जी, आपको नमस्कार, काफी दिनों बाद आपको देख रहा हूँ, और बाकी सारे पैनलिस्टों को भी नमस्कार। एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया सयाद भाई की खीज पर, गुस्से पर। कहते ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है।
और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का एक सेट पैटर्न हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने हैं उनको ये सीडी से निपटाते हैं और जो विरोधी हैं उनको ईडी से निपटा देते हैं। सीडी और ईडी इनके सरकार चलाने का दो प्रमुख चीजें हैं। अपनों को ये सीडी से निपटाते हैं और दूसरों को ईडी से निपटाते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी जांच करें। आज की डेट में संवैधानिक संस्थाओं का जितना क्षरण इनकी सरकार में हुआ उतना किसी में नहीं हुआ। आपने भी दिखा दिया कि हमारे कार्यकाल में ईडी ने कितने छापे मारे थे। उसका एक अगर ये भी विश्लेषण दिखा देती कि भाई उन छापों का परसेंटेज सक्सेस रेशियो क्या रहा और इनका सक्सेस रेशियो 3000 से ज्यादा छापों का क्या रहा, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। हमारे 2-3 प्रश्न हैं बहुत स्पष्ट, एकदम साफ साफ जिसको कहते हैं। आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप पेपर लीक हुए, जांच हुई, पेपर लीक हुए, हमारे सचिन पायलट साहब ने भी कहा, सबने कहा, लेकिन हमने कहीं किसी कार्रवाई पे रोक नहीं लगाई। लेकिन गुजरात में पेपर लीक होता है तो आप बताइए कहीं पर अगर कोई रोक लगती हो तो। आप एक चीज को देखिए, संविधान को तार तार करना, क्योंकि चुनाव आज की डेट में राजस्थान में ये लोग नैतिक रूप से हार चुके। भाजपा चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश में हार गई, यहां हार गई, छत्तीसगढ़ में हार गई और तेलंगाना में तो खैर इनका नाम लेवा पानी देवा कोई नहीं है। और मिजोरम में प्रधानमंत्री के बगल में उनका मुख्यमंत्री बैठने को तैयार नहीं। तो अब इनके पास सिर्फ एजेंसी बची है। इस एजेंसी को लेकर के जिस तरीके से शहजाद भाई इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, उनका मीणा का, इंदल जी का, फलाने जी का, ढिमकाने, एक बार गजेंद्र सिंह शेखावत का भी कर लेते। लाखों करोड़ रुपया वो पब्लिक का लेके भागा हुआ है। हाई कोर्ट तक से उसको स्टे मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत पेंडिंग है। वो आज की डेट में ईमानदारी की बात कर रहा है। कोऑपरेटिव घोटाले का मुख्य कर्ता धर्ता जिसको कह सकते हैं, वो इस वक्त कोऑपरेटिव उसकी बात कर रहा है। आप इस चीज को देखिए कि एमके स्टालिन के यहाँ तभी रेड पड़ती जब चुनाव होता है। वीरभद्र सिंह साहब मतलब एक्सपायर हो गए, उनकी बेटी की उस दिन शादी थी। अंजना जी, आप तो कम से कम घर परिवार वाली हैं, आप बताइए उनकी बेटी की जिस दिन शादी थी, मंगल का दिन था, वो अपने बेटी को मंदिर लेकर के गए थे। सीबीआई और इनकम टैक्स उनके दरवाजे पे खड़ी हुई थी, मर गए वो, उसी गम में मर गए। क्या निकला उनके यहाँ से, कोई बता सकता है? एमके स्टालिन के यहाँ से क्या निकला, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है शरद पवार साहब के यहाँ से क्या निकला? कोई बता सकता है कि आज की डेट में जब कमलनाथ जी पर छापा पड़ा था, अभी आगे छापा पड़ने की उम्मीद भी है। मैं मध्य प्रदेश में हूँ, ग्वालियर में हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि कल परसों में ईडी यहाँ पर भी आ जाएगी। आप बताइए, कोई बता सकता है कि क्या क्या उनके यहाँ से निकला? सच बात यह है कि जिस समय चुनाव होता है, जब ये हारने के उस पर आते हैं, तब ये इस तरीके की रेड डालते हैं। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ और चीज देखिए, बड़ी मजे की, हिमंता बिश्व शर्मा पहले तो ईडी के रडार पर रहता है, सीडी के रडार पर रहता है, सारी चीजें। जिस दिन वो इनके यहाँ चला जाता है, उस दिन से ईडी, सीडी, पीडी सारे घोटाले खत्म। मुकुल रॉय जब इनके यहाँ आते हैं तब सब खत्म, जब चले जाते फिर शुरू, फिर आ जाते फिर खत्म। एकनाथ शिंदे और उसके 27 विधायक ईडी के रडार पर रहते हैं, जब इनके साथ सरकार बना लेते हैं तब सब खत्म, दोबारा से कोई पेशी नहीं। उसके बाद आप आ जाइए अजीत दादा के ऊपर, 70,000 करोड़ का आरोपी, उसको खजाने की वजारत दे देते हैं। हसन मुशर्रफ को खजाने की वजारत दे देते हैं। ठीक है। जो हमारे यहाँ पर, मैं आपको बताऊं, इसके अलावा शिंदे साहब के जितने विधायक हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब हैं, इन सारों को ले लीजिए। तो मेरा एक ही आपसे कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप ईडी के सारे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता में सहानुभूति जा रही है। पहले तो हम 120-130 सीटें जीत रहे थे शहजाद भाई, अब 180 सीटें जीतेंगे। इस चीज को ध्यान रख लेना, और 2-4 एजेंसी और ले आओ हमारे लिए। हमारे शहजाद जी जवाब दीजिए, वो कर लो, जवाब दे दीजिए, फिर दुबे जी के पास जाएंगे। दुबे जी भी सताए हुए हैं आपके। अंजना जी मेरे प्यारे भाई को बता दीजिए कि 130-140 सीट तो तब जीतेंगे जब 100 कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। अभी तक तो कांग्रेस की गाड़ी 76 के आगे नहीं बढ़ पा रही है, और कांग्रेस तो अपने लोगों के भ्रष्टाचार को इतना भली भांति जानती है कि यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कोटा का कलमाड़ी, मतलब कि शांति धारीवाल, उसका तो नाम अभी तक घोषित नहीं कर पाए रिवर फ्रंट घोटाले वाले का। अब छोड़ देते, इन्होंने कहा कि हम किसी को बचाते हैं क्या। अंजना जी, मैं आपके शो पर, क्योंकि आपका शो करोड़ों लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं, एक बार कैमरा पर्सन जूम कीजिए। ये है प्रथम परिवार के सबसे करीबी सलमान खुर्शीद,
और सलमान खुर्शीद के साथ ये जो मंडली खड़ी है ना, ये मंडली में सुरेश ढाका जो मास्टरमाइंड है, राजस्थान की पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है अंजना जी। ये मास्टरमाइंड है, परंतु जो व्यक्ति सोनिया गांधी को आखी फूट फूट कर वो रोती है बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए देखता है, इतना करीबी व्यक्ति जो है वो सुरेश ढाका का लॉयर बन जाता है। बताइए कौन पैरवी कर रहा है? गोपाल केसावत के बारे में मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बताइए, इन्होंने 3-4 नाम गिनवाए, एकनाथ शिंदे जी के विधायकों का, मुकुल रॉय का। अंजना जी नोट कीजिए, मुकुल रॉय हमारी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट बने, वो आए तब भी उनको सीबीआई ने ग्रिल किया, आज वो हमारी पार्टी से चले गए, कौन सी पार्टी में शामिल हुए हैं? टीएमसी में। भाई वो इतने भ्रष्टाचारी थे, आप रोज चिल्लाते थे, तो टीएमसी ने क्यों ले लिया उनको? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। एकनाथ शिंदे के विधायकों की बात कर रहे हैं, इसमें भी मैं स्पेसिफिकली बोलता हूं, और विद्या को आप फोन कीजिए, मुंबई की आपकी करस्पॉन्डेंट है। जो ईओडब्ल्यू का टॉप्स केस था प्रताप सरनायक नामक एक विधायक पर, उसको ईओडब्ल्यू ने तब बंद किया जब उद्धव जी की सरकार थी। हमने खड़े होकर, हमारी सरकार आई जून 2022 में, दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट के सामने ईडी ने खड़े होकर कहा प्रताप सरनाइक पर यह केस चलना चाहिए, क्लोजर नहीं मिलना चाहिए। यह हमारी क्रेडिबिलिटी है कि कार्रवाई चाहे हमारे कोई साथ हो या कोई विपक्ष का हो, बिना कोई भेदभाव के कार्रवाई होती है। और अगर आपके घर से कुछ नहीं मिलता, जैसे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी कहते हैं, वहां पर तो आप नहीं मानते उनकी बात को, तो भाई कोर्ट आपको राहत क्यों नहीं देती? सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड में कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दी? संजय सिंह को अभी राहत नहीं दी, कहा कि ईडी के खिलाफ अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते। मनीष सिसोदिया 8 महीने से जेल में, विजय नायर कई महीनों से जेल में, और उनके ऊपर कार्रवाई पर यही व्यक्ति, कांग्रेस पार्टी के नेता तालियां बजाते हैं। तो ये दोहरा रवैया क्यों? पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश ढाका की हाईकोर्ट में पैरवी सलमान खुर्शीद क्यों कर रहे हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है सुरेंद्र जी? दो चीजें बड़ी साफ हैं अंजना जी। एक बात मैं आपसे बताता हूं कि अगर कोई आरोपी है, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र हो गया है और इतना निर्लज्ज चरित्र हो गया है कि आरोप लगाते हैं और आरोप को ही अपराध मान लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे नहीं कुछ ट्रॉल्स होते हैं 2-2 रुपए वाले, आपके पीछे भी पड़े रहते हैं, मेरे भी पीछे पड़े रहते हैं, शहजाद के भी पीछे पड़े रहते हैं। जिस तरीके के 2-2 रुपए वाले ट्रॉल्स होते हैं ना, इस तरीके का चरित्र हो गया है भारतीय जनता पार्टी का कि इस तरीके के आप आरोप लगाओ, उसको अपराधी बता दो और उसके बाद बेइज्जत कर दो। 15 महीने बाद, 18 महीने बाद वो जेल से भी छूट करके, सुनिए मेरी बात को, मैं आपको पूरी बात बताऊं, मैं आपको ढाका की फैक्चुअली गलत बात कह रहे हैं ना सर आप। ये सोशल मीडिया के ट्रोल्स नहीं कर रहे हैं, ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी और उदयपुर पुलिस ने इसको आरोपी बनाया है। मैं तो स्पेसिफिक सवाल पूछ रही हूँ ना सर। सुनिए, उदयपुर पुलिस पकड़ती है कि सुरेश ढाका आरोपी है पेपर लीक का, और फिर सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के नेता उसके वकील बन जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, मैं बताता हूँ ना। माइक एंडरसन का वकील क्या नाम, अरुण जेटली था, ठीक? आप ये यूनियन कार्बाइड का इतनी बड़ी उसका वकील जो था वो अरुण जेटली था। बेन सिंह के, सरदार बेन सिंह के जो हत्यारों का वकील और इंदिरा गांधी के हत्यारों के वकील राम जेठमलानी थे। आप ये वकालत को, सुप्रीम कोर्ट की वकालत को, उनके वकीलों के सारे भाजपा वाले थे। ये लोग, इन लोगों को आप अगर ये सुप्रीम कोर्ट में किसी के पैसे लेकर के किसी की वकालत कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल काम में, कम से कम आपको नहीं पूछना चाहिए। शहजाद पूछे मेरी समझ में, क्योंकि ये 2 रुपए के ट्रॉलों से जरा बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं, लेकिन वकालत अपनी जगह पे कांग्रेस जा करके। नंबर 1, नंबर 2, मैं फिर से कहता हूं आपसे कि आरोप लगा करके उसको अपराधी सिद्ध कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी के ट्रॉल्स की आदत हो गई है। हम आपको 20 आरोप लगा करके अपराधी सिद्ध कर दें, उसके बाद, और वहां पर एक बात बताइए, 2G में क्या हुआ, 3G में क्या हुआ, कोयले में क्या हुआ? कोयले में आज की डेट में अगर एक आदमी कोई आरोपी पाया गया, अपराधी पाया गया, दिलीप रे है, जो भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर था, 3 साल की उसको सजा हुई है। लखनऊ में अगर कहीं कोई आरोपी पाए गए हैं तो इनके राकेश सचान पाए गए, उनको 1 साल की सजा हुई है। सजा हुई है, जिन लोगों को सजा हुई है हम उनकी बात कर रहे हैं। आरोप लगा करके, कभी नेशनल हेराल्ड के नाम से आरोप लगा देना, कभी और किसी नाम से, जब तक उसको अपराधी सिद्ध नहीं करेंगे तब तक आप उसको सिर्फ एक लाइन का जवाब, सिर्फ एक लाइन का जवाब प्लीज, सिर्फ एक लाइन। अंजना जी, कन्विक्शन रेट क्या है? क्या मिस्टर पूनावाला, कन्विक्शन रेट क्या है? दोषी कितनों को आपने करार दिया? ईडी का कन्विक्शन रेट 90% से ऊपर है। 24 में से 23 केस में कन्विक्शन हुई है ट्रायल में।
अच्छा, मैं अपना नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ, अंजना जी आप अपनी रिसर्च से मंगवा लीजिए। मैं आपके शो पर आधे घंटे तक बैठा हूँ, पर मुझे मेरा एक वाक्य कहने दीजिए। अंजना जी, अभी इन्होंने 2 रुपीज ट्रोल्स ये शब्दावली इस्तेमाल की, तो विधायक भरत सिंह जिन्होंने आरोप लगाया प्रमोद जैन भाया पर, ये 2 रुपए के ट्रोल है? या इंदिराज गुजर जो सचिन पायलट के करीबी है और कहते हैं कि बड़े लोगों को पकड़ा नहीं जाता, वो 2 रुपए के ट्रोल है? या बीएल सोनी जो डीजी एसीबी है, वो 2 रुपए के ट्रोल है, जो अशोक गहलोत के सबसे चहीते ऑफिसर में से एक है? और ये पहली बार हुआ है, मैं राजस्थान में हूं, यहाँ के युवाओं से मैंने बात की है, बाबूलाल कटारा आरपीएससी के सदस्य बनते हैं, कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि 2 करोड़ रुपए दिए। आरपीएससी का सदस्य केवल चीफ मिनिस्टर के दस्तखत से बनता है। आज वो बाबूलाल कटारा जेल में है, उसने पेपर लीक करवाए थे, पैसे लिए भी थे, पैसे दिए भी थे। इसका जवाब कहां है? कौन था वो जो 2 करोड़ रुपए लेकर उन्हें मेंबर बना रहा था? इसका कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं। और यदि ये सारे झूठे आरोप है तो मान्यवर बताइए, इंदिराज गुजर क्यों आपके ही विधायक ये कह रहे हैं? मैं थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, सुरेंद्र जी थोड़ा सा रुक जाइए। आनंद दुबे जी, तमाम जो अन्य पार्टियां हैं वो कूद जाती हैं। एक ऐसा हाल हो गया है जिसमें ईडी की कार्रवाई जैसे किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ, अरे यहां तो पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक में आरोपी खुद उदयपुर, अलग अलग जो राजस्थान की पुलिस है वही पकड़ रही है, और ऐसे में जो रेड्स हुए हैं 1.25 करोड़ नकदी मिलने का आरोप है, दस्तावेज मिलने का आरोप है। ऐसे में भी ईडी की कार्रवाई सियासी हथियार है। अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। हम सब सुनते हैं कि 7 अजूबे हैं इस दुनिया में, 8वां अजूबा भी नया है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ईडी और सीबीआई का हम दुरुपयोग नहीं करते। यह उतना ही आश्चर्यचकित करने वाला है और हास्यास्पद भी। अब आप देखिए कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव है, आज हम 26 अक्टूबर को डिबेट कर रहे हैं इस विषय पर कि ईडी और सीबीआई है। अरे भाई, जब गोविंद डोटासरा तो नवंबर 2021 के बाद मंत्री ही नहीं है, तो लगता है कि उनकी भूमिका है पेपर लीक मामले में, को उस समय पकड़ लेते, उस समय सारी जांच कर लेते। जब चुनाव है आज 25-26, अपने वैभव गहलोत आपने रेड करना शुरू कर दिया। अब आप सुनिए एक मिनट, ऑडियो वीडियो आज फ्रीज कर रहा है सर, और इसमें कोई साजिश नहीं है, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। बोलिए, एक बार और ट्राई कीजिए। मेरी आवाज देखिए, मुझे नहीं पता कि मेरी जनता तक आवाज पहुंची नहीं पहुंची। मैं ये कह रहा हूं कि जिस डोटासरा में 2021 नवंबर के बाद मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं, यदि उन पर आपकी एजेंसी लगा रही है, और जब अगली बार कोशिश करते हैं, एक बार ठीक कीजिए, फिर से रिकनेक्ट कीजिए। तब तक आपके पास सीधा, चूंकि आप रामविलास गुट से है धीरेन्द्र जी, और एनडीए का ही हिस्सा एक तरह से है, अब इसका जवाब दीजिए कि क्या वाकई ये आरोप विपक्ष का है कि एनडीए की तरफ से मैदान में चुनावों के वक्त तमाम एजेंसियां, ईडी, सीबीआई और आईटी, तीनों उतर जाती हैं? ये आरोप लग रहा है, बार बार लग रहा है, और लोगों की जुबान पर चढ़ रहा है, क्योंकि जनता ये रेड्स देख रही है इलेक्शन टाइम में राजस्थान में। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ईडी को जब चुनाव हो तब काम करना बंद कर देना चाहिए? क्या पुलिस को काम करना बंद कर देना चाहिए? ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस पर अगर ये लोग सवाल उठाते हैं कि जिनके यहाँ छापे पड़ते हैं, क्या उनके यहाँ कोई सबूत नहीं मिलते हैं? अगर ईडी और सीबीआई अगर गलत काम करती है तो फिर कोर्ट से इनको बेल क्यों नहीं मिलता? अगर सबूत नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ में ये लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? तो एक नैरेटिव सेट करना ये चाहते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन वास्तविकता तो यही है ना कि पहली बार ये संस्थाएं स्वायत्त रूप से काम कर रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश से भ्रष्टाचार को हम मिटाएंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग इनके साथ कांग्रेस में और इनके गठबंधन में है, तो कार्रवाइयां ज्यादा इनके पास होती है। स्वाभाविक रूप से इन लोगों को लगता है कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं सरकार के लोग। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर ये कहीं से पेपर लीक अगर हो रहा था राजस्थान में, तो ये तो भ्रष्टाचार ही के लिए ना होता है, पैसे ही कमाने के लिए ना पेपरों का लीक करवाया जाता है। अगर बिहार में भी पेपर का लीक हो रहा है इतने जगहों पे, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो चाहे कहीं भी हो, कहीं ना कहीं तो पैसे का ही भ्रष्टाचार है ना। अगर इस पे कार्रवाई अगर सीबीआई कर रही है, ईडी कर रही है, तो इनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, इनको तो सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, लेकिन उसमें नहीं है। इनके लोगों को नहीं पकड़ा जाए। राजस्थान में जो लाल डायरी आई थी,
लाल डायरी आखिर उस मंत्री ने दिखाई थी जिसको दबा दिया गया, उसी लाल डायरी की तो एक कड़ी है ये। और अगर कांग्रेस को या इनके गठबंधन के इंडिया गठबंधन के लोगों को रोकने की साजिश करने की जरूरत नहीं है अंजना जी। कर्नाटका में भी इनकी सरकार बनी है अंजना जी। कल मैं किसी न्यूज में देख रहा था कि वहां के किसान बस रिजर्व करके और तेलंगाना में घूम रहे हैं कि कांग्रेस ने जो मुझे फ्री बिजली देने की घोषणा करके और हम लोगों को धोखे में रखा, आज मात्र 6 घंटे बिजली हम लोगों को मिल रही है और इसलिए तुम लोग भूल के भी वोट न देना। तो जब सरकारी दुरुपयोग की क्या जरूरत है? कांग्रेस जहां की सरकार बनाई है अपनी नई वहां के किसान ही इनके खिलाफ में घूम रहे हैं। तो पहले तो अपने खुद को झांकना चाहिए कि जो आप जुमले की सरकार चलाते हैं। दिखा दीजिए, एक तरफ लाल डायरी को, एक तरफ काली डायरी को, दोनों डायरी को दोनों तरफ दिखा दीजिए। जी जी, वो काली डायरी तो वो सुरेन जी उठा लिए, काली डायरी देखिए लाल डायरी तो आपकी सरकार, ही वो जो अभी डिबेट में बोलने के लिए लाए वो डायरी है। लाल डायरी तो आपके नेता ने उठाया सुरेन जी, विधानसभा में उठाया। और तो मैं तो एक बात कह रहा हूँ अंजना जी ना, जैसे हमारे इनके पास एक लाल डायरी है, उसकी जांच नहीं करा रहे हैं ये लोग। देखिए फिर से 2 रुपए के ट्रॉल हो रहे हैं, कैसे उसके ऊपर गलत तस्वीर। लाल डायरी की जांच क्यों नहीं कराते? ठीक है, लाल डायरी की जांच क्यों नहीं कराते शहजाद जी, बताइए। NIA से कराए ना जांच, हम ठीक तो है, कह रहे हैं वही पूछ रहे हो, जवाब सुनिए। जवाब शहजाद जी, जांच नहीं करानी है आपको। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। शहजाद जी, जांच डायरी है ना अंजना जी, गजेंद्र से लेकर के मोदी जी तक के भ्रष्टाचार। ठीक है, जांच नहीं करानी है, सिर्फ डायरी दिखानी है। शहजाद पूनावाला जी, अंजना जी, यदि ये डायरी में कुछ है ही नहीं तो इस डायरी को सदन के पटल पर टेबल क्यों नहीं होने दिया अशोक गहलोत जी ने? और खड़गे जी अभी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा मैंने लाल डायरी में पढ़ा है, हम चुनाव जीतने वाले, मतलब खड़गे जी के पास ये डायरी है। इसीलिए सुरेंद्र राजपूत, आप अधिकृत प्रवक्ता है, वो डायरी गहलोत और खड़गे जी के पास है, तुरंत उसको निकालकर एजेंसियों को सौंपें। ये मेरा आपसे पहला आग्रह। दूसरा जो आप डायरी उठा रहे हो वो होटल की ब्लैक डायरी मेन्यू कार्ड है, वो होटल का मेनू कार्ड है। यहाँ पर ब्लैक डायरी, अंजना जी अपने अपनी बारी में बोले, अंजना जी अपनी अपनी बारी में बोले। उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपसे जवाब लूंगी। मेनू कार्ड पकड़े हैं क्या? मेन्यू कार्ड पकड़ लिया क्या सुरेन जी? हाँ, सुरेन जी ने लाके दूं? अच्छा, रुक जाइए, अभी रुकिए सर, इसके बाद आप ही की बारी होगी, रुक जाइए। हाँ, शहजाद जी बात पूरी कीजिए। अंजना जी हाँ, सुरेन जी मध्य प्रदेश में है शायद संभवतः, वहां की आलीशान होटल के ब्लैक मेनू कार्ड को इन्होंने पकड़ा। यहाँ पर ब्लैक डायरी पता है किसको कहते हैं? यहाँ के लोग, यहाँ के लोग ब्लैक डायरी जो महिला उत्पीड़न में नंबर 1 हुआ है ना, उसके प्रमाण को ब्लैक डायरी कहते हैं। तो यहाँ पर लाल डायरी भ्रष्टाचार की और ब्लैक डायरी महिला उत्पीड़न की है। सुरेंद्र राजपूत जी अपनी सरकार के खिलाफ गोल मत मारिए। और आखिरी बात, गोविंद डोटासरा के परिवार के सदस्य RAS कैसे बन जाते हैं, जिनको इंटरव्यू में रिटन एग्जाम में जिनके 100 नंबर आए हैं उनसे ज्यादा मार्क्स मिल गए और सबको समान अंक मिल गए इंटरव्यू में, और उनके 3 व्यक्ति और 3 परिवारजन RAS बन गए। यहाँ के युवाओं के साथ धोखा हुआ है अंजना जी। अब ये सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब दीजिएगा। मैं सीधा जवाब देता हूं, कहीं दाएं बाएं नहीं करता, साफ सी बात। देखिए उत्तर प्रदेश में 13 से ज्यादा 14 से ज्यादा पेपर लीक होते हैं, कोई जांच नहीं, कोई ईडी नहीं, कोई सीडी नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई आईटी नहीं। ठीक, 69,000 शिक्षकों की जो उत्तर प्रदेश में भर्ती होती है उसमें तमाम व्यापम से बड़ा भ्रष्टाचार होता है, और जो एसपी उस भ्रष्टाचार को खोलने वाला होता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मंत्री शामिल होने की बात आ रही होती है, उसको 24 घंटे से पहले बल्कि 2 घंटे के अंदर उसको हटा दिया जाता है। आप बात समझिए, उत्तर प्रदेश में 13 जो क्या नाम घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, उस पर कोई ईडी की कार्रवाई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो राम राज्य है, मोदी राज्य है, योगी राज्य है, इसलिए आप कर रहे हो। राजस्थान में चूंकि गहलोत राज्य है और कांग्रेस का राज्य है, इसलिए आप वहां सीडी की बात करते हो, ईडी की बात करते हो। मैं आपसे 3-4 चीजें बड़ी साफ कहता हूं कि अगर ईडी उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं पेपर घोटालों पे कार्रवाई कर रही होती तो, और राजस्थान में भी कर रही होती, तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं। हम तो 3-4 चीजें बड़ी साफ आपसे कहते हैं, आपके सामने सम्मुख रखना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारी सरपंच हो, आप करोड़ों लोगों को दिखाती हो। मैं ये कहता हूं, गुजरात में भेदभाव क्यों, उत्तर प्रदेश में जांच क्यों नहीं, गुजरात में जांच क्यों नहीं, सिर्फ राजस्थान में वो भी चुनाव के समय जांच क्यों?
पिछले 5 साल पहले भी आपने जो तमिलनाडु में जांच करी थी, क्या नाम, हिमाचल में जांच करी थी, उस जांच का क्या हुआ? हेमंता बिस्वा शर्मा की जांच का क्या हुआ? नारायण राणे की जांच का ये क्या हुआ? मैं उनसे पूछूंगी सुरेंद्र जी की जांच का क्या हुआ? सुरेंद्र जी, मैं अभी जैसे ही शहजाद जी ने 93% कन्विक्शन रेट का दम भरा, तो मैंने इस पर रिसर्च मंगाया और मेरी रिसर्च टीम बताती है कि 24 जुलाई 2023 को देश की संसद में सरकार ने जवाब दिया है कि ईडी हैज रिपोर्टेड अ कन्विक्शन रेट ऑफ 93%, यानी दोषी करार, यानी उनके जो केस वो दर्ज करते हैं उसकी सफलता का रेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में, सच मैं बता रही हूं, 93% कन्विक्शन रेट देश की संसद में ईडी की तरफ से सरकार ने कोट किया है। अब सुन लीजिए, ये इसका भी जवाब, आप बहुत बढ़िया जवाब है इसका, आप खुद भी मानेंगी। राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरीके से सूरत की अदालत, लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा दी, अपर कोर्ट ने उसको रखा, कायम रखा, हाई कोर्ट ने रखा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजकल गुजरात के एरिया से कुछ बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट आ रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग लोअर कोर्ट में जहां दबाव देकर के डिसीजन की बात करते हैं, एमपी, अरे 1 मिनट यार, अब फिर बीच में मत बोलो ना। एमपी एमएलए जो कोर्ट है, एमपी एमएलए कन्विक्शन आज भी जारी है, जिस अंजना जी बीच में शहजाद जी पूरा कर लेने दीजिए, मैं आ रही हूँ। तो मैं एमपी एमएलए कोर्ट में, जिसका जो एमपी एमएलए जो लोएस्ट कोर्ट है, जिसमें कन्विक्शन रेट इनको ये झूठ बोलकर, मतलब छल कपट करके दिखा रहे हैं, वो सारा का सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 100% उड़ जाता है, 100% उड़ जाता है। तो जहां एमपी एमएलए कोर्ट में इनका 93% कन्विक्शन रेट होता है, सुप्रीम कोर्ट में आकर के 0 हो जाता है। आप मुझे ये बता दीजिए कि जो ईडी की जो जांचें हैं 5000 से ज्यादा इन्होंने की, तो ये इनका तो कहने का मतलब है 93%, तो इसका मतलब सारे के सारे जो हमारे क्या नाम नेता थे, सबको जेल में होना चाहिए था। कौन सा नेता जेल में है? जवाब सुनिए, सब जेल में है। आरोप। शहजाद जी, इस बात का भी जवाब दीजिए। और दूसरा, नहीं, सवाल सुनिए। एक पहेली है, वो पहेली आप बुझा दीजिए। आपने खुद अभी कहा कि कैसे मुकुल रॉय को लेकर कि वो हमारी पार्टी में आए, उसके बाद भी उन पर हम लोगों ने जांच जारी रखी। तो वो पहेली ये है कि भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में आरोपी अन्य पार्टियों के नेताओं को बीजेपी क्यों अपने दामन में लेती है? या तो आपको ईडी के आरोपों पर भरोसा नहीं होता है कि वाकई उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, क्योंकि मैं ये मानकर चल रही हूं कि आप भ्रष्टाचारियों को नहीं लेंगे अपनी पार्टी में, तो या तो आप क्यों लेते हैं ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में? जरा समझाइएगा, चाहे अजित पवार हो, मुकुल रॉय हो, ऐसे तमाम नेता। देखिए अंजना जी, बड़े क्लियरली हमें एक पैरामीटर सेट करना होगा कि पैरामीटर केवल प्रत्यारोप आरोप हो, या अगर कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग हो और कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद यदि कोई साबित होता है गिल्टी और फिर भी उसको लिया जाता है, तब तो ये आरोप ठीक है। जैसे कि अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि कन्विक्शन ऊपर की कोर्ट में आते आते 0 हो जाता है। वैसे राहुल गांधी का कन्विक्शन अभी स्टे नहीं हुआ है, परंतु मैं सुरेंद्र जी से पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद तो 4 बार कन्विक्टेड है और पहली बार 2013 में कन्विक्ट हुए। अब बताइए कि लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड करप्ट मानते हैं या वो भी वेंडेटा पॉलिटिक्स के शिकार है? केवल इस पे एक जवाब दे दीजिए। इधर आज तो आपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बाबूलाल कटारा का नहीं दिया आपने, आपके विधायक के स्टेटमेंट का नहीं दिया आपने, कैसे गोविंद डोटासरा के लोग आरएस में पहुंच गए उसका नहीं दिया, पर इसका दे दीजिए कि लालू प्रसाद यादव 4 बार कन्विक्टेड है। अब उनको आप करप्ट मानते हैं कि उनके विषय में भी बोलेंगे वेंडेटा पॉलिटिक्स है? दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जेल क्यों नहीं जाते? मान्यवर, ईडी का काम है कि चार्जशीट फाइल करके दे देना, कोर्ट ही जेल डालने का काम करती है। 34 वर्ष लगे लालू जी को जेल जाने में। ईडी ने तो अपना काम सारे केसेस में किया। जो 5000 केसेस का आप हवाला दे रहे हो ना अंजना जी, उसमें 1 लाख करोड़ की अटैचमेंट हुई है और 90% मामलों में चार्जशीट फाइल्स हो जाती है। परंतु कोर्ट अगर समय लेता है तो कोर्ट पर हमारा नियंत्रण नहीं है कि कोर्ट किसी को कब डिक्लेयर करता है गिल्टी। परंतु हां, मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोर्ट डिक्लेयर करता है लालू प्रसाद को गिल्टी, तब क्या स्टैंड होता है सुरेंद्र राजपूत का? और आखिरी बात, आप कह रहे ईडी मिसयूज्ड है। मनीष सिसोदिया के मामले में ईडी मिसयूज या ईडी का ठीक यूज है? सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी, 3-4 चीजें बड़ी साफ है। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि जब 1 लाख रुपए के केस में बंगारू लक्ष्मण पकड़े जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम जाती है।
जब हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ 2-2 ट्रक भर करके ये लोग ले जाते हैं और उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा इनका मुख्यमंत्री हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के दही जम जाती है। जब नारायण राणे के खिलाफ 2 बैलगाड़ी भर करके कागज ले जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद वो नारायण राणे केंद्र का इनका मंत्री हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें मुंह में दही जम जाती है। मैं आपसे एक चीज कहता हूं बहुत साफ साफ, जहां पर कन्विक्शन हुआ है, जो दोषी है तो न्यायालय से दोषी है तो उसको दोषी ही मानेंगे। उसकी असलियत क्या है क्या नहीं है उसको तो हम नहीं कर सकते। लेकिन आज की डेट में मुझे इतना तो बता दीजिए ना कि बंगारू लक्ष्मण दोषी था या नहीं था। हेमंत बिश्व शर्मा आप आरोप लगा करके भाग जाते हैं और उसके बाद जब न्यायालय से हम छूट जाते हैं बंगारू लक्ष्मण अभी कहाँ है सुरेंद्र राजपूत जी? बंगारू लक्ष्मण अभी कहाँ है? बंगारू लक्ष्मण तो मेरे ख्याल से शायद स्वर्गीय हो गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1 लाख रुपए की, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ना, इस्तीफा तो दे दिया था उसके बाद में, उस वक्त की बात। मैं आपसे फिर से कहता हूं जना जी, उन्होंने उनसे इस्तीफा लिया गया था। इकलौता दलित अध्यक्ष था। आज तक एक बार दुबे जी वो भी नहीं आए। दुबे जी, क्या इस आरोप में दम है? आप लोग तो उस समय एनडीए के साथी थे, यूपीए में भी पिंजरे का तोता कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई को, तब वो लोग भी करते थे एजेंसी का गलत इस्तेमाल? दुबे जी ईमानदारी से। अंजना जी मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे इस बार आ रही है सर, पिछली बार कट गया था सर। मैं ये कह रहा हूं, 1 मिनट में अपनी पुरानी बात कह देता हूं। देखिए, ईडी और सीबीआई का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग नहीं करती, यदि उनका ऐसा कहना है तो बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि अब आम जनमानस में आपस में बातचीत होती है कि भाई जहां जहां ये हारते हैं वहां ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स द्वारा प्रचार करवाते हैं। आप जांच करिए, कोई भ्रष्टाचारी उसे पकड़िए, उसे जेल में डालिए, वो आपका अधिकार है, इसलिए आप सरकार में आए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।